क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें। देखो, नहीं हर्ष, आप रेगुलर बैच के हिस्सा हैं, आपको कोई फीस नहीं देनी है। जो हमारे यहाँ रेगुलर बैच के हिस्सा हैं, पार्ट हैं, उनको कोई फीस नहीं देनी है। वो जो है टेस्ट सीरीज उनके लिए उसी फीस में शामिल है। ठीक है, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर हम देखते हैं। फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल मोशन और वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये स्ट्रेट लाइन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। अब कई बच्चे जो 11th में हैं होंगे, फाउंडेशन बैच में होंगे, उन्हें अभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम पता नहीं होगा, तो इसलिए चिंतित मत होना। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक थोड़ा सा ये है कि एक पार्टिकल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पर आगे पीछे ऐसे मूव करे, टू एंड फ्रो मूव करे, ऑसिलेट करे। तो अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो यह ऑसिलेटरी मोशन होता है। और ऑसिलेशन के साथ साथ अगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन है, उसमें अगर एक रिलेशन हो कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट हो जाए और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो, तो हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है। लेकिन अभी 11th वाले या जो 11th में है फाउंडेशन बैच में, वो अभी चिंतित ना हो, वो मैं आपको जब एसएचएम पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा। बाकी जो टारगेट बैच के हिस्सा हैं उनको पता है एसएचएम क्या होता है, क्योंकि वो 11th करके आए हुए हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर वो ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है एक्स, उसका एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, वन डायमेंशनल एसएचएम कर रहा है। और ये लिखा भी हुआ है, आप देखो एनसीईआरटी में, यू विल लर्न अबाउट दिस मोशन इन मोर डिटेल इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 में आप इसको पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में। फिर उसने कहा गिव साइंस ऑफ पोजीशन। पोजीशन का साइन बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव है। वेलोसिटी का टाइम बताना, साइन बताना है, और एक्सेलरेशन का साइन बताना है। कौन कौन से टाइम इंटरवल में, 0.3 सेकंड पर, 1.2 सेकंड पर और -1.2 सेकंड पर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बताया है। उस ग्राफ की हेल्प से 0.3 सेकंड पर, 1.2 सेकंड पर, -1.2 सेकंड पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण के चिन्ह क्या होंगे, चिन्ह मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, ये बताना है। तो अब जरा देखते हैं हम। अभी मैं फिलहाल, क्योंकि इस पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये मैं जूम नहीं कर पा रहा हूं इसको, अदरवाइज इसको जूम कर देता तो बड़ा हो जाता तो और स्पष्ट दिखता। लेकिन आगे से आपको जो एनसीईआरटी क्लासेस मिलेंगी वो एक्चुअली इंटरैक्टिव बोर्ड पर मिलेंगी, आगे वो मंडे से लग जाएगा। तो ये सारे इसको जूम भी कर सकते हैं हम, कहीं काट के भी रख सकते हैं, और बहुत अच्छी इंटरैक्टिव क्लास होने वाली है आगे मंडे से। तो यहां पर अभी फिलहाल देखें t = 0.3 सेकंड पर, तो ये एक्स एक्सिस पर टाइम दिया। जरा सोचो 0.3 सेकंड कहां है, ये 1 सेकंड हुआ, 1 का आधा 0.5 होता है, तो यहां 0.5 सेकंड हो जाएगा इस जगह पर। और 0.5 के भी पहले यहां कहीं होगा 0.3, तो मैं यहां लिख देता हूं 0.3। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, हो सकता है आपको देखने में कठिनाई हो, लेकिन आप इमेजिन करिएगा ये 0.3 है। ठीक है, अब इस 0.3 पर पोजीशन क्या है, ये है, नीचे है ना, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं 0.3 सेकंड पर पोजीशन का साइन क्या होगा, तो यहां लिख देता हूं कौन से टाइम पर। सबसे पहले 0.3 सेकंड की हम बात करें तो कोई बता सकता है पहला पार्ट, आप जरा कमेंट्स में लिखते चलिए जल्दी से। अगर टाइम 0.3 सेकंड है तो जो पोजीशन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जरा जल्दी से बता दो। ये एक्स एक्सेस मतलब एक्स पोजीशन को कहां माना है, वाई एक्सेस पर माना है। तो इस टाइम एक्सेस से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। बिल्कुल विशाल शर्मा, नेगेटिव। x = 0.3 पर कैसी है, ये नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है। आप लेस देन 0 लिख सकते हैं या नेगेटिव लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, नेगेटिव लिख दीजिए और लेस देन 0 लिख दीजिए, एक ही बात है। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, अब मुझे वेलोसिटी के बारे में भी बताना है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है
स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवणता। वेग क्या होता है, एक्सटी ग्राफ की प्रवणता, एक्सटी ग्राफ की ढाल। तो बताओ पॉइंट 3 पर ढाल कैसी है, ढाल कैसे निकालते हैं, प्रवणता कैसे निकालते हैं, प्रवणता निकालते हैं या ढाल निकालते हैं किस तरह से, ऐसे निकालते हैं। मैं यहां पर बना देता हूं, इस पॉइंट पर ढाल निकालनी है तो इस पॉइंट के दोनों तरफ एक एक पॉइंट बना के टेंजेंशियल लाइन यानी स्पर्श रेखा खींच लो। तो ये स्पर्श रेखा खींची हमने, ये थोड़ी बाहर चली गई है, ये स्पर्श रेखा खींची। ये स्पर्श रेखा टेंजेंशियल लाइन इस टाइम एक्सेस के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है स्लोप एंगल। और ये स्लोप एंगल अगर मोर देन 90 हो तो स्लोप होती है नेगेटिव, और लेस देन 90 हो तो होती है पॉजिटिव। यहां एंगल कैसा है, मोर देन 90 है, तो वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ 10 एक्सटी ग्राफ tan थीटा होता है, और थीटा 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। थीटा यहां पर आप देख रहे हैं थीटा इज मोर देन 90 है, मोर देन 90 है तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों नेगेटिव होती है, इसलिए वेलोसिटी कैसी होगी, यहां नेगेटिव होगी। यानी पॉइंट 3 पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पर पोजीशन नेगेटिव और वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव। अब बात करेंगे एक्सीलरेशन की, क्योंकि इसमें त्वरण के बारे में भी पूछ रहा है। तो एक्सीलरेशन, त्वरण, एक्सीलरेशन एसएचएम की कंडीशन में ये फॉर्मूला आपको ध्यान आना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ये 11th वाले बच्चे जो हैं या टारगेट वाले बच्चे हैं, टारगेट वालों को पता होगा, 11th वालों को अभी नहीं पता है, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। एसएचएम के लिए एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 14 में, ठीक है। तो अब एक्सीलरेशन का साइन देखें इसी पॉइंट 3 पर, तो ध्यान देना बच्चों, ओमेगा स्क्वायर तो ये हटा देते हैं, कांस्टेंट हो गया, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स। एक्स कैसा है जरा बताओ, एक्स हम देख चुके थे कि नेगेटिव है, तो एक्सीलरेशन भी के फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, और एक्स खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। एक्स खुद नेगेटिव है, एक्सीलरेशन में भी नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। यानी कि इस जगह पर पॉइंट 3 टाइम पर एक्सीलरेशन का साइन कैसा हुआ, पॉजिटिव। बोलो ये समझ में आ गई, ये समझ आ गई। गुड गुड हर्ष, यस, ए इक्वल टू पॉजिटिव। ये तीनों समझ में आ गया क्या, पहले वाले टाइम का डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं। t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पर x हो गया नेगेटिव, वेलोसिटी हो गई नेगेटिव, और लेकिन एक्सीलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये क्लियर हुआ सभी को, सभी बच्चों क्लियर हो गया बच्चों, ओके। चलिए अब हम ऐसा ही अब अगले सेकंड के लिए करेंगे, तो आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। अब ये अगर आपने लिख लिया हो तो डन लिख लीजिए, तो मैं फिर आगे इसको मिटा दूं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दूं इसको, ओके। अब मैं दूसरे पार्ट पर आता हूं बच्चों, और दूसरे पार्ट पर मैं टाइम ले रहा हूं, इसमें आप देखिएगा t इक्वल टू 1.2 सेकेंड। सेकेंड पार्ट है, टाइम ले रहा हूं मैं 1.2 सेकेंड, ओके। देखो 1.2 सेकेंड किधर होगा, अब इसको यहां से हटा दूं जिससे कि हौच पौच खत्म हो जाएगा। ये 1 सेकेंड है और 1.2 ये 1.5 होगा, तो 1.5 और 1.5 और 1 के बीच में कहीं यहां बीच में थोड़ा सा ये 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 ये वाला टाइम रहा, तो ये वाले टाइम पर ये पोजीशन है, ठीक है। तो अब जरा बताओ 1.2 पर पोजीशन कैसी हुई, x ऊपर की तरफ है, मतलब x हुआ पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, आपने सही जवाब दिया कुणाल। आप लोग भी, बाकी के बच्चे भी जवाब दो। वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा होती है स्लोप, जरा बता दो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी इस जगह पर या नेगेटिव। इस जगह पर मैं स्लोप निकालूंगा, स्लोप से मैं पता कर लूंगा वेलोसिटी कैसी होगी। इस जगह पर एक टेंजेंशियल लाइन खींच दो, ऐसी स्पर्श रेखा खींच दो। ये स्पर्श रेखा टाइम एक्सेस के साथ कैसा एंगल बना रही है, जल्दी से बताएं। ये बना रही है लेस देन 90 डिग्री, यानी थीटा यहां लेस देन 90 है। तो 10 लेस देन 90 पर पॉजिटिव वैल्यू देता है, मोर देन 90 पर नेगेटिव देता है। तो वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, पॉजिटिव हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई।
अच्छा, इस जगह पर एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो माइनस तो है ही एक्सेलरेशन में फॉर्मूले में। अब जरा एक्स देख लो, एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई। सेकंड वाला पार्ट समझ आ गया, विशाल शर्मा, पीयूष, बुशरा, यस, क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड। अब थर्ड वाले पर आ जाएं, थर्ड वाले पर आ जाते हैं। थर्ड वाला -1.2 सेकंड बोल रहा है। अब -1.2 पर आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप सोच लो जरा, सोच के रखो -1.2 सेकंड पर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन क्या होंगे, जरा सोच के रखिए, फिर जब मैं करूंगा तो उससे टैली कर लेना। करें बच्चों, यस, इसको मिटा देता हूं मैं। अब करते हैं हम -1.2 सेकंड। कुछ लोग सोच रहे होंगे टाइम नेगेटिव कैसे हो गया, ये कल्पना की है कि यहां से टाइम की स्टार्टिंग हो रही है, तो इसके पहले कोई नेगेटिव टाइम रहा होगा, ठीक है। तो ये -1 हो गया, और -1.2 ये -1.5 हो गया, तो -1.2 यहां रहा होगा बीच में कहीं, ये वाला पॉइंट माइनस का 1.2। इस पॉइंट पर नीचे थोड़ा चलें तो ये लोकेशन है, ये पोजीशन है, ठीक है। यहां पर पार्टिकल है, ये पार्टिकल कैसा है, चलो पहले टाइम लिख दूं थर्ड वाले पॉइंट के लिए, टाइम इक्वल टू ht इक्वल टू -1.2 सेकेंड। इस टाइम पर ये नीचे है, नीचे है, तो x कैसा हुआ, जल्दी से बोलो, x इज नेगेटिव। ये टाइम एक्सेस के नीचे है, मतलब x कैसा है, नेगेटिव। अब आप बता सकते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी बेग, बेग माने tan थीटा, tan थीटा, थीटा कैसा, इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचो, टेंजेंशियल लाइन खींचो, ये खींच दी टेंजेंशियल लाइन, ये स्पर्श रेखा टाइम एक्सेस से कितना एंगल बना रही है, लेस देन 90। इसको हटा दूं मैं, ये लेस देन 90, तो यहां भी थीटा लेस देन 90 है, तो वेलोसिटी बता सकते हो कैसी हुई, पॉजिटिव की नेगेटिव, वेलोसिटी हुई पॉजिटिव। अब आ जाओ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ही है, इनटू एक्स, एक्स कैसा था, नेगेटिव, तो ये रहा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन हुआ पॉजिटिव। मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो यस लिखें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हर्ष पचौरी लेस देन 90 इसलिए है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसलिए देख नहीं पा रहे होगे। मैं आपको दोबारा यहाँ बना देता हूँ, ये 1.2 है, मैं चाहूँ तो यहाँ एक बड़ा डायग्राम बना दूँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं आपको इस पार्ट के लिए। ये बोल रहा है -2 यहाँ है, ये -1 है, और ऐसा कुछ ग्राफ गया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ गया हुआ है, राइट। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर है -1.2, तो इस जगह पर देखो, इस जगह पर 1.2 यहाँ पर है कहीं, तो स्लोप ऐसे निकालते हैं, इस जगह पर हम एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो, जिसको टच करती हुई लाइन ड्रॉ करो, और वो लाइन ये यहाँ टाइम एक्सेस से देखो कितना एंगल बना रही है, तो 90 बना रही है ना, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाएगा हर्ष, टेंजेंशियल लाइन यानी आपको उस पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन बनानी है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 21 पर। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, सरल प्रश्न है, ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मेन एग्जाम में मिलेंगे, और 1-2 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा 2021 में भी बहुत सिंपल फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, और क्यों आने वाला है उसका लॉजिक मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा, तब तक आप वेट करो। जैसे 2019 का पेपर, 20 का पेपर और 21 का भी इजी आएगा, बिल्कुल फंडामेंटल बेस्ड आएगा, जैसे अभी आया है, जेई का हो या नीट का हो। एडवांस का तो अपना
लेवल है ही, उसमें आता ही अच्छा। देखो, फिगर गिव्स xt प्लॉट ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। आपको यहां पर ये जो ग्राफ दिया है xt ग्राफ दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। 3 डिफरेंट इन इक्वल इंटरवल, 3 अलग अलग इंटरवल दिए हुए हैं, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल दिए हुए हैं। इंटरवल नंबर 1 है, इधर इंटरवल नंबर 2 है, ये इंटरवल 1 हुआ, ये इंटरवल 2 हुआ, ये इंटरवल 3 हुआ, ठीक है। ऑफ टाइम आर शोन इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। वो पहले तो ये पूछ रहा है कौन से इंटरवल में एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट है, एंड इन विच इंटरवल इज इट एट इट इज लीस्ट, और कौन से में ये सबसे कम है। और फिर पूछा है गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। आपको प्रत्येक इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी का चिन्ह भी बताना है। हिंदी में कहते हैं किसी कण का एक विमीय गति का xt ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 3 समान समय अंतराल दिखाए गए हैं, ये वाला समय है, ये वाला, ये वाला, 3 समान समय अंतराल है। किस अंतराल में औसत चाल एवरेज स्पीड मैक्सिमम है, किस अंतराल में मिनिमम है, और प्रत्येक अंतराल में औसत वेग का चिन्ह भी बताओ। क्योंकि औसत वेग आ गया, वेलोसिटी आ गई, तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। चलो करते हैं बच्चों। ये कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, ये xt ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है बच्चों, xt ग्राफ है। और xt ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, कोई बता सकता है। xt ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप यानी प्रवणता, उसको हम टेन थीटा कहते हैं, वो हमें बताता है वेलोसिटी, यानी ये v के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले आप लोग सोचो कौन से टाइम इंटरवल में जो एवरेज स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। कौन से टाइम इंटरवल में स्पीड या वेलोसिटी को कौन शो करेगा, स्लोप। स्लोप मतलब जो ढाल होती है, एंगल। तो एंगल किसका ज्यादा है, भले ही नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल है किसका ज्यादा, कौन सा जो है ज्यादा स्लोप लिए हुए है। आप देखोगे यहां इस वाले इंटरवल में ये लाइन खींचे, ये छोटा सा एंगल बना, इस वाले इंटरवल में ये एंगल बना, ये तीसरे वाले में इंटरवल में ये लाइन टेंजेंशियल हो गई, और ये इधर अगर मैं एक लाइन यहां पर ऐसे खींच दूं तो ये एंगल बना, ठीक है। तो कौन सा एंगल सबसे ज्यादा है, या कौन सा ग्राफ ज्यादा स्टीप है, तो आप कहेंगे ये वाला 3rd नंबर का ग्राफ ज्यादा स्टीप है, यानी ज्यादा एंगल बना रहा है। तो आप कहेंगे जो स्लोप है कौन से वाले का, तीसरे नंबर का, इस तीसरे टाइम इंटरवल में, जिसको हम वेलोसिटी कहेंगे या स्पीड कहेंगे v3, ये कैसी है, मैक्सिमम है, क्योंकि यहां पर स्लोप मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा ये 1 है, ये 2 है। 1 में कैसा है, ये 1 है, ये 2 है, आप बता सकते हो। 1 स्लोप 1 का देखें कैसा है। इसको मिटा देते हैं, ये एंगल छोटा सा बनेगा, ये एंगल छोटा यहां बनेगा। तो जहां एंगल कम हो वहां पर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, बोलो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, मिनिमम। तो आप बता सकते हैं, हाँ 3rd वाले पीयूष बिल्कुल सही है, 3rd वाला आपका मैक्सिमम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इंटरवल 2 में जरा सोचो, 2 में जरा सोचो जल्दी से, मैं आपका आपको आपसे पूछना चाह रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या आएगा। सभी लोग अपना अपना आंसर निकाल के रखें, सभी लोग अपना अपना आंसर निकाल के रखो बेटा, बस 1 मिनट का समय देता हूं, क्योंकि आप भी तो करो ना, करो जल्दी से फटाफट। 1 और 2 में विचार करो जरा, 1 और 2 में, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, 1 और 2 में विचार करो। हाँ 1 और 2 में। ग्रेटेस्ट 3 में सही है, पीयूष सही है। और लीस्ट किस में होगा, अगर आप 1 को देखोगे ना, 1 वाले को थोड़ा सा, 1 को ध्यान से देखो, 1 जो है ना वो लीस्ट है।
1 जो है ना, बिल्कुल सही विशाल, चलिए लिख देता हूं आपकी बात, 1 जो है वो लीस्ट है यानी कम है, ठीक है। अब बताओ पॉजिटिव नेगेटिव, अब क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी का साइन, एवरेज वेलोसिटी का साइन, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा अगर पॉजिटिव है मतलब थीटा अगर लेस देन 90 है तो पॉजिटिव होगा और मोर देन 90 है तो नेगेटिव होगा। इस फर्स्ट नंबर में देखोगे, फर्स्ट पर जो स्लोप है, ऐसी जो स्लोप है वो कैसा है, लेस देन 90 है, तो V1 कैसा होगा, पॉजिटिव। इस 2 पर आ जाओ, 2 पर भी कैसा है, 2 पर भी कैसा होगा, ये 2 नंबर पर, ये भी V2 भी स्लोप पॉजिटिव है। 3 पर आ जाओ, V3 इधर रहा, ये रहा, ये तो ये एंगल मोर देन 90 है, तो V3 कैसा होगा, नेगेटिव, बिल्कुल सही है। 2 नेगेटिव क्यों होगा ज्योति, 2 नेगेटिव नहीं होगा, 2 तो पॉजिटिव है, 1 और 2 पॉजिटिव होंगे। पीयूष का देखो बिल्कुल सही है, विशाल सही है, बिल्कुल सही है। ज्योति थोड़ा सा फिर से सोचो, V3 पर V3 नेगेटिव है क्योंकि ये आप 3 नंबर पर देखोगे ना, यहां इस 3 नंबर पर ये लाइन खींचो ऐसी, तो ये लाइन ऊपर ले जाओ, तो ये टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, मोर देन 90, मोर देन 90 हो तो नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़े, ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब आ जाओ 22, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ का क्वेश्चन है 22 में क्या पूछा सुनिए, फिगर गिव्स स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इन मोशन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन, एक नियत दिशा के अनुदिश चल रहे कण का चाल समय ग्राफ दिया है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है। 3 इक्वल इंटरवल, 3 बराबर समय अंतरालों पर विचार करो, ये समय अंतराल 1, 2 एंड 3, इस पर विचार करो, ठीक है। इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, कौन से इंटरवल में एवरेज स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड और टाइम का तो ग्राफ ही है, तो वैसे ही पता चल रहा है ये कि इसकी 1 इंटरवल में ये स्पीड है, 2 इंटरवल में ये यहां पर ये वाली स्पीड है, और 3 इंटरवल में ये वाली स्पीड है, डी पर ये स्पीड है। तो कौन सी स्पीड ज्यादा हुई, 3rd वाले की, 2 वाले की या 1 वाले की, जल्दी से बोलो किसकी स्पीड ज्यादा हुई। तो पहला जवाब तो आपका वैसे ही आ गया, बोलो किसकी स्पीड ज्यादा हुई, जल्दी से लिखो किसकी स्पीड ज्यादा हुई, 1 की, 2 की या 3 की। उसने पूछा है सबसे पहले, इन विच इंटरवल एवरेज एक्सिलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, स्पीड तो डी पर ज्यादा हुई, ठीक है, 3 में स्पीड ज्यादा हुई, लेकिन स्पीड ज्यादा पूछी नहीं है। उसने क्या पूछा है, देखो उसने पूछा एवरेज एक्सिलरेशन किस में ज्यादा है, तो पहले पार्ट में एवरेज एक्सिलरेशन पूछा है, ए एवरेज पूछा है। एवरेज एक्सिलरेशन जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सिलरेशन इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बेग में परिवर्तन की दर, तो जहां चाल या बेग में परिवर्तन ज्यादा होगा वहीं एक्सिलरेशन ज्यादा होगा। अब फिर से सोचो, 1, 2, 3 समान अंतराल हैं, कहां पर वेलोसिटी में या स्पीड में चेंज सबसे ज्यादा है, चेंज कैसे पता चलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे पता चलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यानी स्लोप एंगल है थीटा, उससे पता चलेगा। तो जरा 1, 2, 3 में थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व करके इस चित्र को अच्छी तरह देख करके बताओ कौन सा एंगल सबसे बड़ा है, कौन सा एंगल सबसे बड़ा है। हाँ बच्चों, आप लोगों ने जो 3 रोहित, कुणाल, निशा, ज्योति, पीयूष जो 3 बताया है वो स्पीड बताइए, स्पीड सही है, 3 नंबर में ज्यादा है, लेकिन स्पीड इस क्वेश्चन में पूछी नहीं है, मैंने पूछी थी स्पीड। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज एक्सिलरेशन, पहला पार्ट देखो यहां से स्टार्ट करो, एवरेज एक्सिलरेशन पूछा है, और एवरेज एक्सिलरेशन tan थीटा के बराबर होगा, स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर होती है, मतलब एंगल देखना है, स्लोप एंगल देखना है। तो यहां पर स्लोप एंगल ऐसा होगा, अगर एक लाइन यहां पर 1 नंबर पे एक स्ट्रेट लाइन खींचू ऐसी, जिसको टेंजेंशियल लाइन कहते हैं, इसको पीछे मिला दो कहीं, तो ये एंगल बना θ1। दूसरा वाला जो है ना ये, इसका ऐसा
दूसरे वाले पर, यानी इस पॉइंट पर एक टेंजेंशियल लाइन खींचो, स्पर्श रेखा खींचो ऐसी, ये बाहर निकल गया, पेन स्लिप हो जाता है थोड़ा, एक मिनट तो सही बनाता हूँ, ये आ गया। तो ये एंगल है θ2। इधर तो लगभग छोटा सा ही एंगल बन रहा है, ये वाला पैरेलल ही है, तो ये एंगल बहुत छोटा बनेगा 3 पर। तो आप देख रहे हैं 2 नंबर जो है ना उस पर स्लोप सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही है। कुणाल, बुशरा, रोहित, पीयूष 2 नंबर आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और यहां पर हम कहेंगे मैक्सिमम होगा कहां पर, 2 पर, एट 2 पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। दूसरा आ जाओ, अब उसने और क्या पूछा, इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट, ये तो हमने निकाली ली, एवरेज स्पीड कहां पर, डी पर थी, जो पहले ही पूछ ली थी, है ना। तो एवरेज स्पीड कहां पर, 3 नंबर पर, 3 पर होगी मैक्सिमम, ये आपने सबसे पहले ही बता दी थी। अब तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में और क्या पूछा जरा देखें, चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन, यानी धनात्मक दिशा को नियत मान लें। गिव द साइन ऑफ वी ए, तीनों इंटरवल में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के चिन्ह बताएं, चिन्ह मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी का चिन्ह देखें। अब स्पीड टाइम ग्राफ में ये सारे जो दिए हुए हैं आप देखोगे ABCD 4 पॉइंट दिए हैं कि नहीं, साइन ऑफ V एंड A इन 3 इंटरवल, ABCD की तो इसकी बात कर रहा है, पहले V और A इन 3 इंटरवल में। तो पहले इंटरवल में बताओ स्पीड कैसी, ऊपर की तरफ बनी हुई है, तो वेलोसिटी यानी ऊपर की डायरेक्शन को वो कहता है कि ये प्लस मान लो, तो ये पहले इंटरवल में भी प्लस होगी, दूसरे इंटरवल में भी प्लस होगी, तीसरे इंटरवल में भी प्लस होगी, यानी वेलोसिटी जो होगी वो तो धनात्मक होगी इन ऑल इंटरवल, ऑल इंटरवल, ठीक है, ये सही है। सभी इंटरवल में जो वेलोसिटी है बच्चों वो कैसी है, पॉजिटिव ही है। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होता है, अब एक्सीलरेशन बता दो, नेगेटिव पॉजिटिव कहां है, एक्सीलरेशन तो स्लोप के बराबर होता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। तो स्लोप कहां पॉजिटिव है, ये 1 इंटरवल में पॉजिटिव है, यानी A1 होगा पॉजिटिव, 2 इंटरवल में नेगेटिव है तो A2 क्या होगा, नेगेटिव, तीसरे इंटरवल में पॉजिटिव है तो A3 कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी ये सेकंड इंटरवल में एंगल मोर देन 90 था, इसलिए A2 नेगेटिव है, बाकी दोनों जगह पर फर्स्ट और 3 में एक्सीलरेशन कैसा हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। चलो आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं। सर थर्ड में नेगेटिव होगी ना, नीचे जा रहा है, थर्ड में बिल्कुल सही है, A3 थर्ड वाला तो ये है ना, थर्ड वाला तो ये है, थर्ड वाले में स्लोप ऐसा है, ये स्लोप है, नीचे नहीं जा रहा। थर्ड इंटरवल में इतने पार्ट को देखो, बस इतने पार्ट को, ये वाला, इसकी स्लोप निकालेंगे, इसकी स्लोप कैसी है, वो पॉजिटिव ही होगी क्योंकि एंगल 90 है, ठीक है। 3 के बाद अगर यहां कहीं देखते तो नेगेटिव होती, यहां मोर देन 90 हो जाता, ठीक है रोहित, ओके। तो क्लियर हो गया ये। अब आप देखोगे, अब और क्या पूछा है, उसने पूछा ABCD, ये 4 पॉइंट दिए हैं ABCD, इन चारों पॉइंट पर एक्सीलरेशन, इन चारों पॉइंट पर एक्सीलरेशन के बारे में और बताना है, इन चारों पॉइंट पर एक्सीलरेशन क्या होगे ABCD पर। तो अब मैं जरा मिटा दूं सारे इस पॉइंट को, तो आसानी से आप समझ पाएंगे ABCD है कहां। ये रहा A पॉइंट, ठीक, ये जुड़ा हुआ है, B ये रहा, C ठीक ये रहा, D ठीक ये रहा। A पर एक्सीलरेशन निकालना है तो स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सीलरेशन देती है, तो A पर एक्सीलरेशन निकालना है तो A पर एक टेंजेंशियल लाइन खींचो, ये खींचेगी, B पर टेंजेंशियल लाइन ये होगी, C पर स्पर्श रेखा ये होगी, D की स्पर्श रेखा ये होगी। आप देख रहे हैं कि ABCD चारों पर जो टेंजेंशियल लाइन है वो इस टाइम एक्सिस के पैरेलल हैं, पर ऑल टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखा कैसी हैं, स्पर्श रेखा है, ऑल टेंजेंशियल आर
पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी समय अक्ष के समांतर हैं। जब दो रेखाएं, दो लाइन समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनके बीच में एंगल क्या होता है? 0। इसलिए जब हम वेलोसिटी निकालें, इसलिए जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो tan थीटा आएगा, और थीटा 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन भी 0 आएगा। मतलब A पर, B पर, C पर, D पर, चारों पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वहां पर जो स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंशियल लाइन है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हैं, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कोण यानी एंगल 0 होता है। बोलो बच्चों, समझ में आ गई ये बात? जल्दी से बता दिया जाए, समझ में आ गई हो तो। 22 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इन्हीं में से बीच बीच में से टुकड़े में से क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान देना। अब इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, एक ही क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन फंसे हुए हैं, है ना। तो एनसीईआरटी की ये कमाल की बात है कि क्वेश्चन लगता है कि छोटा सा है, एक क्वेश्चन है, लेकिन वो एक नहीं होता, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अंदर समाहित होते हैं। किताब बड़ी छोटी छोटी है ना, लेकिन 4 किताबें हैं समझो, 11th की 2 हैं, 12th की 2 हैं, तो इन 4 किताबों में बहुत बड़ा सिलेबस समाया हुआ है। कुछ इस तरह से एनसीईआरटी डिजाइन की है कि एक क्वेश्चन में कई बहुत सारे क्वेश्चंस अंदर फंसे हुए हैं, उनके बारे में आपको सोचना है। और जो किताबें होती हैं वो इस एक क्वेश्चन जो ऐसा दिया है उसको ऐसा नहीं लिखेंगी, इसी के टुकड़े करके कम से कम 15 क्वेश्चन बना देंगे, तो 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। एनसीईआरटी उस 15 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना देती है, ठीक है, जिससे कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सोचना पड़े। चलो अब पढ़ते हैं। हाँ, ये वाला लास्ट वीडियो है काइनेमेटिक्स का, और बाकी के जो टेस्ट पेपर्स का डिस्कशन होगा तो उसमें और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 23rd देखें, 23rd को पढ़ते हैं पहले। अ 3-व्हीलर, एक 3 पहिए वाला स्कूटर है। अ 3-व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक जो 3 पहिए वाला स्कूटर है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट होता है ऑन ए स्ट्रेट रोड, यानी सीधी सड़क पर 10 सेकेंड के लिए। एंड देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द nth सेकेंड वर्सेस n। nth सेकेंड मतलब nवे सेकेंड, nवे सेकेंड और n के मध्य, nवे सेकेंड में चली गई दूरी और n सेकेंड के मध्य ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर उसने कहा है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस प्लॉट टू बी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, अ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। फिर वो कहता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो सीधी रेखा होगा या परवलय होगा, क्या होगा, ये अपने को सब कुछ बताना है, ठीक है। हाँ, रेनमैन प्रॉब्लम ड्रॉपर बैच में हो चुकी हैं, और आप उसको मैं लिंक भेज दूंगा ड्रॉपर बैच के वीडियोस की, तो उनको आप देख लीजिएगा। अब अगला जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा मंडे से, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 23 की हम बात कर रहे थे। अब इसमें हिंदी में थोड़ा सा समझा दूं, हिंदी में क्या बोल रहा है। कोई 3 पहिए वाला स्कूटर है, अपनी विरामावस्था से गति कर रहा है, रेस्ट से गति कर रहा है, तो जो जो इंफॉर्मेशन हम इसमें देख करके पढ़ सकते हैं वो लिख लें। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u = 0 है। 10 सेकंड के लिए चलना है तो t = 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड तक सीधी सड़क पर कितने एक्सेलरेशन से चलेगा, a = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से चलेगा, मतलब एक्सेलरेट होगा। देखो रेस्ट में था मतलब रुका हुआ था, 10 सेकंड तक उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 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 और 10 सेकंड पर रोक दी उसने स्पीड बढ़ाना, तो जितनी बढ़नी थी बढ़ गई 10 सेकंड पर। उसके बाद वो उसी बढ़ी हुई स्पीड से आगे जाता है।
यही लिखा है, इसके बाद वो एक समान वेग से चलता है, उसी बढ़ी हुई स्पीड से आगे चलता है, तो nवे सेकंड में तय की गई दूरी, n सेकंड में नहीं, nवे सेकंड में चली गई दूरी और n के सापेक्ष ग्राफ बनाओ। nवा सेकंड मतलब वो nth सेकंड की डिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला क्या था पता है, एस एन एथ का u प्लस a बाई 2n-1। ये फॉर्मूला आप सभी ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं अब हम, आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां ग्राफ में बनाता हूं, ये है टाइम एक्सेस और ऊपर है कौन सा ग्राफ बनाना है, एस एन एथ बनाना है, यानी एस एनथ बनाना है, और टाइम को मैं मान लेता हूं n, टाइम को t मान लो या n मान लो, एक ही बात है, यहां पर nth बोला है तो n मान लेते हैं। अब सुनिए, एस एनथ का फॉर्मूला तो ये है, u तो 0 ही है, तो एस एनथ बराबर क्या आएगा, u 0 हो गया, a बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गया, 2n-1, यही आया 2n-1। अब सुनो, यहां पर 0 हुआ, ठीक है, अगर मैं इस n की जगह पहले 0 लिख दूं, यानी 0 सेकंड पर सोचूं कि पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 0 सेकंड पर क्या उसकी पोजीशन होगी या क्या होगा, n की जगह 0 लिखा मैंने, ध्यान देना, तो 0 लिखूंगा तो ये तो नेगेटिव डिस्टेंस आ गई, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब n की जगह 1 लिखो जरा, n की जगह 1 लिखो, तो n की जगह 1 लिखा तो 2-1 1, 1 से 1 कट, ये 2 से 2, ऐसा समझ में आ रहा है। a की जगह कितना दिया था, एक्सेलरेशन 1 था, मैं कर ही देता हूं पूरा, a की जगह 1 लिखा, 1/2 ब्रैकेट में 2 इंटू n की जगह 1 लिख दिया, 1 सेकंड पर देखते हैं ये एस एन एथ कितना होता है, तो 2 में से 1 गया 1/2 यानी 0.5 मीटर। तो अगर मैं यहां पर n की जगह पर यहां 1 सेकंड लूं, ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड पर ये पार्टिकल कहां होता है, एस एन एथ क्या होता है, इसके द्वारा चली गई nवे सेकंड में यानी 1th सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है, 0.5, तो ये हो गया 0.5, यानी यहां कहीं पार्टिकल होगा, 1 सेकंड पर यहां होगा और 0 पर कहीं वो ऐसे नेगेटिव में कहीं होगा, तो वो बनाया नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे कहीं एक पार्टिकल ऐसे कुछ स्टार्ट हो रहा है, अब आगे ओरिजिन से नहीं जाएगा, ओरिजिन के पहले से यहां से कहीं जाएगा, ऐसे कहीं जा रहा है। ठीक है, अब सुनो आगे कहानी, 10 सेकंड की बात कर रहा है, तो 10 सेकंड पर कहां है देख लेते हैं, क्योंकि 10 सेकंड पर कहां है, तो यहां n की जगह 10 लिख दो, तो s 10th समझ में आ जाएगा, कितनी होगी, a की जगह तो 1 है, 1/2, 2 n की जगह 10 लिखो, 10 दूनी 20, 20 में 1 गया 19, 19/2, 19/2 यानी ये हो गया आपका 9.5, तो ये 0.5 है, इधर कहीं 19.5 बना लेते हैं, 19.5 मीटर, और ये यहां कहीं रहना चाहिए, कितने सेकंड पर, ये आप देखोगे नीचे ले लेता हूं, ये 10 सेकंड पर, 10 सेकंड पर ये 19.5 पर। अब यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन बनेगी या कोई पैराबोला टाइप का ग्राफ बनेगा, तो हमें ग्राफ एस एन एथ और इस एन के बीच में बनाना है बच्चों। तो एस एन एथ और एन कैसे रिलेट कर रहा है, जहां देखो जरा कैसे रिलेट कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है जरा देखो, एस एन एथ और एन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है, एन की पावर 2 नहीं है, एन की पावर अगर 2 होती ना तो हम कहते कि ये ग्राफ पैराबोला है, लेकिन यहां तो एन की पावर 1 है, यानी एस एन एथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन आ रहा है, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं स्ट्रेट लाइन यहां बना देता हूं, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये थोड़ा इधर खिसक गया, तो मैं क्यों ना इसको यहां ये 10 सेकंड बना लेता हूं। क्लियर बच्चों, तो 10 सेकंड पर ये 19.5 पर रहा। अब आगे बढ़ते हैं, 10 सेकंड के बाद कहानी क्या है, 10 सेकंड पर सुनिएगा, 10 सेकंड के बाद उसने कहा है, चित्र इसमें वर्ड में सुनो, शब्दों में सुनो, कि वो कहता है 10 सेकंड के बाद वो एक समान वेग से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब चलेगा तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है और एस एन एथ की डायमेंशन भी LT-1 ही होती है। एस एन एथ क्या है कि डिस्टेंस
कवर्ड इन यूनिट सेकेंड। एसएनएथ क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट सेकेंड, और स्पीड भी वही होती है, तो दोनों की डायमेंशन सेम आती हैं। तो इसका मतलब अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी 19.5 जो भी इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पर मीटर पर सेकंड में, वो इतनी ही वेलोसिटी से आगे चलेगा। तो ये ऐसी ग्राफ आ जाएगी, इसको ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। आपको लगेगा कि ये तो डिस्टेंस है क्या ग्राफ है, डिस्टेंस का ग्राफ ऐसा सीधा आ रहा है, जबकि वो तो वेलोसिटी का पूछ रहा है। तो ये बच्चों एसएनएथ क्या है? यूनिट टाइम में चली गई दूरी है, इकाई समय में चली गई दूरी है एसएनएथ। एसएन नहीं है, एसएन अलग होता है, एसएनएथ अलग होता है। एसएन मतलब पूरे एन सेकंड में चली गई दूरी, और एसएनएथ मतलब nth सेकंड, मतलब एक सेकंड में चली गई दूरी। और एक सेकंड में चली गई दूरी को ही तो वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड कहते हैं। इसलिए यहां पर ये v कांस्टेंट हो, ये ग्राफ बनेगा। इस पर विशेष ध्यान रखना, या स्टार लगा लेना, ठीक है, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं बाद में। हाँ, ये 9.5 है, बिल्कुल सही, नॉट 19.5, 9.5 बिल्कुल सही है। 19.5 नहीं है वो, 9.5 है, 9.5 राइट। तो ये 9.5 हो, बिल्कुल सही है। चलो अब आ जाओ इधर, अगला पॉइंट 24 पर आ जाए, 24 पर आ जाए। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन स्टेशनरी लिफ्ट, एक व्यक्ति एक स्टेशनरी लिफ्ट में खड़ा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन और बचे, देखें। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबव। तो यहां पर एक मैं लिफ्ट बना लेता हूं, ये लिफ्ट हो गई, ऊपर से खुली हुई है, और एक लड़का इस लिफ्ट में खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, देखो। थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी या मैक्सिमम इनिशियल स्पीड, और ये बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ये बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहा है। लिफ्ट कैसी है? रेस्ट में, ऊपर की तरफ फेंक रहा है। कितनी स्पीड से? 49। ये डेटा देखते जाना, कैलकुलेशन आप लोग भी करते जाना, कभी कभी कोई डेटा स्लिप हो गया तो फिर वो गलती हो जाती है। u इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न हिज हैंड? यहां से फेंकी, कितने टाइम बाद वो वापस उसी के हाथ में आ जाएगी? पहला क्वेश्चन ये है। तो किसी लिफ्ट जो ऊपर से खुली हुई है, कोई बालक खड़ा है, वो पूरे जोर से ऊपर की ओर गेंद फेंक रहा है, जिसकी चाल है 49 मीटर पर सेकेंड, तो उसके हाथों में वही गेंद को वापस आने में कितना टाइम लगेगा? तो वो टाइम आपने देखा था, फॉर्मूला होता है 2u/g, ठीक है, पढ़ा था ना आपने। ऊपर जाने में u/g, उतना ही आने में u/g, टोटल कितने हो गए? 2u/g। बस वैल्यू पुट कर दो 2। u की वैल्यू कितनी है? 49। g की वैल्यू कितनी है? बोलो जल्दी से, g की वैल्यू 9.8। तो 49 इंटू 2, 98/9.8, कितने सेकंड हो गए? जल्दी से बताओ। 10 सेकंड हो गए। तो 10 सेकंड में ये वापस आ जाएगी, ठीक है। अब फिर से देखो, अब वो कहता है अगला पार्ट, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये लिफ्ट ऊपर की दिशा में, लिफ्ट की वेलोसिटी भी मान लेते हैं, कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट कर दे, तो अब बताइए उसके हाथ में कितनी देर में ये आएगी? तो फिर से फॉर्मूला 2u/g, g की जगह अब नया एक्सेलरेशन हो जाता है g+a। अगर ऊपर फेंक रहे हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो g+a होता है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर अब जो गलती क्या हो जाती है, आप लोग सोचते हो कि ये 5 हो गया, तो 5 को गलती से सिली मिस्टेक्स में एक ही जगह 5 लिख देते हैं। नहीं, ये तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन थोड़ी है। लिफ्ट ऊपर की दिशा में एक्सेलरेट नहीं हो रही, लिफ्ट ऊपर की दिशा में त्वरित नहीं हो रही, वो तो एक समान वेग 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो अगर लिफ्ट रेस्ट में है या एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से
ऊपर जाए या नीचे जाए, तब उस समय लिफ्ट का एक्सीलरेशन, लिफ्ट का त्वरण 0 होता है। इसलिए ए की जगह हम 0 लिख देंगे, तो फिर से वही 2u/g ही आएगा, यानी अभी भी 10 सेकंड ही लगेगा। यानी लिफ्ट चाहे रेस्ट में हो या ऊपर जाए या नीचे आए, एक समान वेग से ऊपर नीचे जा रही है, तो समय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर इसमें ऐसा लिखा होता कि ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, मतलब एक्सेलरेट हो रही है ऊपर, तो फिर ए की जगह 5 लिखना पड़ता, तो नया आंसर 9.8 + 5 यहां आता। समझ रहे हैं? अगर इस v की जगह पर वो मीटर पर सेकंड की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देता, तो फिर यहां पर एक्सेलरेशन g + a लिखते, नया एक्सेलरेशन। लेकिन ये तो वेलोसिटी दी है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होता नहीं है, तो कोई नया एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी। 24 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़े, बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, खत्म एनसीईआरटी। देखते हैं कल कौन टॉप करता है। और चलो, एनसीईआरटी का 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन। तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल स्टोर पर जाइएगा, मनोज नायक फिजिक्स कॉन्सेप्ट के नाम से एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेगुलर बैच ज्वाइन करने की वहां पर रिक्वेस्ट डाल देना जब मैसेज आएगा आपके पास। और अगर आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, भारत के किसी भी कोने में हो, तो आप केबल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज आप लिख देना, तो आपको टेस्ट सीरीज वाले बैच में डाल देंगे, एक्टिवेट कर देंगे टेस्ट सीरीज वाले बैच में। ठीक है, अब देखिए, ऑन ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट, लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट, ये एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट है। टेस्ट का टाइम वही रहता है, सुबह लिंक ओपन होती है, लगभग 10 बजे लिंक ओपन होगी, लेकिन इस बार जल्दी ओपन करेंगे सुबह 7 बजे, जिससे कि बच्चे अपनी सुविधा से कहीं किसी पर्टिकुलर टाइम पर भी टेस्ट दे सकते हैं। तो अपनी सुविधा से दे सकते हैं। पेपर सबके लिए मैंने बताया था सफल करके आएगा। तो सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे तक लिंक ओपन रहेगी, आप अपनी सुविधा से कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। ऑन ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट, अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो with speed 9 km/h with respect to the belt between his father and mother located 50 meters apart on the moving belt. The belt moves with a speed of 4 km/h for an observer on a stationary platform outside. What is? ये 4 क्वेश्चन, इसमें 4-5 क्वेश्चन, कितने 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये एक मूविंग बेल्ट है। मूविंग बेल्ट मतलब पूरा का पूरा जो बेल्ट है ना, ये जो पट्टा है बेल्ट है, ये पट्टा या बेल्ट 4 किलोमीटर प्रति आवर 4 km/h की स्पीड से इधर चल रहा है। ये चल रहा है 4 km/h। एक बच्चे के फादर और मदर इस बेल्ट पर खड़े हुए हैं, ये फादर खड़े हुए हैं, ये मदर खड़ी हुई है। तो फादर और मदर के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 50 मीटर की दे रखी है। फादर और मदर के बीच में जो दूरी है वो कितनी दे रखी है बच्चों? 50 मीटर। एक लड़का है, वो फादर से मदर की तरफ जाता है, फिर मदर से फादर की तरफ जाता है, और ऐसे ही दोलन करता रहता है। यानी फादर से मदर की तरफ गया, मदर से फादर की तरफ आया, फादर से मदर की तरफ गया, मदर से फादर की तरफ गया। और उसकी, लड़के की जो स्पीड है, बच्चे की जो स्पीड है, वो दे रखी है 9 km/h। किसके रिस्पेक्ट में? ये बहुत जरूरी है देखना।
बेल्ट के रिस्पेक्ट, यानी वीसी चाइल्ड की स्पीड दे रखी है किसके रिस्पेक्ट में, बेल्ट के रिस्पेक्ट में, तो मतलब ये वीसी भी दे रखी होगी, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। बेल्ट कितनी दी है, 9 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम बेल्ट की डायरेक्शन को, राइट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लें, राइट साइड डायरेक्शन को क्या मान लें हम, पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हैं, तो इसके अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक बात है। अब उसने क्या कहा बच्चों, एक चौथा व्यक्ति है, एक तो मदर फादर और ये चाइल्ड हो गया, एक चौथा व्यक्ति जो इस बेल्ट से बाहर खड़ा हुआ है, ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्थायी प्रेक्षक है, ये क्या देख रहा है, उसके लिए क्वेश्चन में कुछ दिए हुए हैं। जैसे जो बाहर किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक है, उसके हिसाब से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। पहला, स्पीड ऑफ चाइल्ड। अब देखो 4 क्वेश्चन फंसे हैं इसके अंदर। स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। अगर चाइल्ड इस बेल्ट की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस बेल्ट की ही दिशा में जा रहा है, तो आपको बतानी है कि इस चाइल्ड की स्पीड इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो कि ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो वीसी बी इक्वल टू लिखेंगे कैसे, वीसी वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर। ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है सभी को, है ना। अब देखना बच्चों, इस वेक्टर हटा के मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं वीसीबी को क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कि वो बेल्ट के साथ साथ चल रहा है, तो बेल्ट के दिशा में चल रहा है। पहले यही लिखा है ना, पहले क्वेश्चन में स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट, यानी बेल्ट की गति की दिशा में चल रहा है। तो बेल्ट की गति की दिशा तो धनात्मक मानी है हमने, पॉजिटिव मानी है, तो वीसीबी कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि बेल्ट की दिशा पॉजिटिव है, तो लड़का भी बेल्ट की डायरेक्शन में जा रहा है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। वीसी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो निकालनी ही है, तो इसलिए इसका कोई साइन मत लिखो। माइनस वीबी बेल्ट की स्पीड, बेल्ट की स्पीड बेल्ट की डायरेक्शन में है कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर, तो बेल्ट की डायरेक्शन में हमने प्लस माना है राइट साइड, तो 4 राइट साइड जो है प्लस का ही होगा। -4 को इधर ले जाओ तो वीसी इक्वल टू 9 और 5 13 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये आपके पास आया किसका, चाइल्ड की स्पीड। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा पार्ट देखो, स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। यही फॉर्मूला फिर से लगाते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ए वाला। अब बी के लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं। वीसीबी अब अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है तो क्या होगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का, क्योंकि बेल्ट के अपोजिट जा रहा है तो -9 लेंगे। वीसी तो निकालना ही है। वीबी बेल्ट की स्पीड तो उसी राइट साइड है तो प्लस का होगा, तो प्लस का 4, ये इधर चला गया तो -9 + 4 इक्वल टू वीसी। बोलो वीसी कितना आया, माइनस का 5 आ गया। ठीक बात है। अब माइनस का 5 किलोमीटर पर आवर, माइनस साइन के क्या शो कर रहा है कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ जो पर्सन है उसको चाइल्ड इधर लेफ्ट साइड जाता हुआ दिख रहा होगा। कहां जाता हुआ दिखेगा, लेफ्ट साइड में जाता हुआ दिखेगा। कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेल्ट के अपोजिट जाता हुआ उस ऑब्जर्वर है उसको दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ थर्ड वाले में देखना, टाइम टेकन बाय चाइल्ड ए एंड बी। ए और बी के द्वारा लिया गया बच्चे के द्वारा समय कितना है, ए और बी के द्वारा बच्चे के द्वारा लिया गया समय कितना है। ठीक है, एंड विच ऑफ द आंसर ऑल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। अब बच्चा फादर से मदर की तरफ जा रहा है या मदर से फादर की तरफ जा रहा है, तो वो तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में ही तो जाएगा। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं देखेंगे, तो जो टाइम निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, मान लो फादर से मदर की तरफ बच्चा जा रहा है, फादर से मदर की तरफ जा रहा है, तो फादर से मदर तक की डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, डिवाइड बाय स्पीड कर दो, कितनी स्पीड से जा रहा है ये बच्चा, कितनी स्पीड से जा रहा है ये बच्चा। आप कहोगे कि ये जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहां लिख देंगे 9 किलोमीटर
पर आवर। लेकिन ये मीटर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो 9 इंटू 5/18 कर लेता हूं, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये। तो अब बताओ मैंने यहां पर ये जो 9 अकेले क्यों लिखे, ग्राउंड के सापेक्ष क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे बच्चों क्योंकि फादर देख रहा है कि उसको मदर तक जाने में बच्चे को कितना समय लगा। तो फादर खुद बेल्ट पर है और बेल्ट के रिस्पेक्ट में ही अब सब कुछ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर है फादर है, फादर चाइल्ड को देख रहा है तो फादर बेल्ट पर है, तो बच्चा बेल्ट पर कितनी स्पीड से जा रहा है बेल्ट के रिस्पेक्ट में, वो स्पीड यहां पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लिखनी पड़ेगी। तो 9 2 18 हो गए, 2 ऊपर हो गया, 100/5 कर दो। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ ये हमारे पास समय कितना आ गया है। तो समय भी हो रहा है, जल्दी से दो थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कंप्लीट करें। और अब तो आप कर सकते हो, 20 सेकंड आ गया। ठीक है, अच्छा अगर मदर देखे उस बच्चे को कि मदर जो है, मदर से फादर की तरफ ये बच्चा जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, बेल्ट के अपोजिट, लेकिन बेल्ट के रिस्पेक्ट में ही तो देखेंगे, तो इसलिए उसको डिस्टेंस तो अभी भी 50 ही मीटर तय करनी पड़ेगी और स्पीड भी बेल्ट के रिस्पेक्ट में वही लेनी पड़ेगी। 9 इंटू 5/9 इंटू क्या हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड, तो ये भी कितना आएगा 10 सेकंड ही, सॉरी 20 सेकंड ही आएगा। तो चाहे बच्चा फादर से मदर की तरफ जाए या मदर से फादर की तरफ जाए, सेम डिस्टेंस कवर करनी है उसको, सेम स्पीड से कवर करनी है बेल्ट के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमारा आंसर भी सेम आएगा, 20 सेकंड ही आएगा। ठीक है, तो इसमें चेंज नहीं होगा। जो आपका सी में आंसर पूछा है, क्या आंसर बदल जाएगा अगर मदर देखे तो या फादर देखे तो? आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि मदर देखे तब भी फादर तक की डिस्टेंस 50 है, फादर देखे तब भी मदर तक की डिस्टेंस 50 है, और लड़का 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही दोनों बार चल रहा है बेल्ट के रिस्पेक्ट में, इसलिए आंसर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन 26 पर आ जाएं, 3 क्वेश्चन और लास्ट बचे हुए हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये। 2 stones are thrown simultaneously from the edge of cliff 200 मीटर हाई। तो इसने कहा कि एक यहां पर ऐसे एक पहाड़ी ले लें या टावर ले लें जो कि 200 मीटर ऊंची है, यहां से एक वस्तु को या एक बॉडी को, एक पत्थर को 15 मीटर पर सेकंड से फेंका, और कहां फेंका? थ्रोन अप, ऊपर की ओर फेंका। ये फेंका u1 बराबर 15 मीटर पर सेकंड से, कम स्पीड से फेंका है तो ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा, यहां आ जाएगा। अब उसने कहा एक और पत्थर ले लो उठा के, दूसरे कलर से ले लेते हैं। अब इसको आप 30 मीटर से फेंको, दूसरे को कितने से फेंको? 30 से। u2 बराबर ले लिया 30 मीटर पर सेकंड, ज्यादा स्पीड से फेंक रहे हैं, ज्यादा ऊपर जाएगा और नीचे गिर गया यहां पर। ठीक है, अब उसने कहा कि इन दोनों के बीच में जो सापेक्ष स्थितियां हैं, वेरीफाई द ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी ये सेकंड स्टोन है, ये फर्स्ट स्टोन है, ब्लैक कलर वाला फर्स्ट है, सेकंड वाला रेड है। ठीक है, तो सेकंड की स्थिति यानी x2 और फर्स्ट की स्थिति यानी x1, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे x2 माइनस x1 करके, जिसकी पोजीशन जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो माइनस कर दो। तो x2 माइनस x1, इसका जो ग्राफ है लिखा हुआ x2 माइनस x1 समय के साथ, टाइम के साथ ये बना हुआ है, यानी x2 माइनस x1 का समय के साथ ग्राफ ये बना हुआ है। इस ग्राफ को देख करके आपको ये वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि ये ग्राफ सही बना है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ लीनियर, इक्वेशंस ऑफ फॉर द लीनियर और कर्व्ड पार्ट प्लॉट, ये सब आपको वेरीफाई करना है कि ये ग्राफ सही बना है।
है कि नहीं है, क्या कुछ और बनेगा, चेक करते हैं अपन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसको अगर मैं यहां ऐसे मान लूं, ये x बराबर 0 है, ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऊपर जा रहे हैं और इधर टाइम है, तो x एक विशेष स्थिति ले लेते हैं x1 की। तो मान लो पहला पार्टिकल है वो यहां पर है, मान लो x1 पर आ गया, तो x1 बराबर निकलेगा कैसे, 200 तो पहले से ही है, प्लस ऊपर वाले पार्ट के लिए, इतने पार्ट के लिए कैसे निकालोगे, 200 प्लस वो फॉर्मूला लगा लो, बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो g नेगेटिव होता है वो वाला, तो 200 प्लस ut मतलब 15 इंटू टी, समय लिख लेते हैं t, और ऊपर फेंक रहे हैं तो g नेगेटिव होगा, -1/2 g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो x1 की ये इक्वेशन बन गई 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर, क्योंकि g की वैल्यू कितनी है 10, 10/2 5 हो गया। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही x2 निकाल लो, x2 निकालोगे दूसरे वाले के लिए तो 200 पे तो है ही, प्लस अब कितने से फेंक रहे हैं 30 से, तो 30t माइनस हाफ gt स्क्वायर यानी वही -5t स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो रिलेटिव पोजीशन निकालनी है x2 माइनस x1, तो इसको मैं x2 माइनस x1 कर सकता हूं बच्चों, घटाओ 200 में से 200 गए 0, 30 में से 15 गए 15t, माइनस 5t स्क्वायर से माइनस 5t स्क्वायर कट गया, ये आया हमारे पास। यानी कि x2 माइनस x1 ये t पर डिपेंड कर रहा है, x2 माइनस x1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम है तो ये ग्राफ जो x2 माइनस x1 के लिए बना वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन तो बन गया, ठीक बात है, वेरीफाई हो गया, लेकिन क्या ये कितने सेकंड तक स्ट्रेट लाइन रहेगा, इस ग्राफ में दिख रहा है कि 8 सेकंड तक ये स्ट्रेट लाइन में है। तो जरा चेक करते हैं कि 8 सेकंड में ही क्यों स्ट्रेट लाइन है, 8 के बाद क्यों नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए ऐसा करो कि हम ये देखते हैं कि x2 माइनस x1 कब तक स्ट्रेट लाइन है, वो देखने के लिए हम यहां x1 जब तक जमीन पर नहीं आ जाएगा, ये x1 ऐसे चलते हुए जब तक जमीन पर नहीं आ जाएगा तब तक स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो देख लेते हैं ये कब तक जमीन पे आता है। जैसे ये घूम करके जमीन पर आ जाएगा तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यही कर लेते हैं, तो x1 बराबर 0 लिखते हैं, कितने टाइम में होता है, x1 बराबर 0 देखते हैं कितने टाइम में होता है। तो x1 को 0 पुट कर दें तो ये हो गया 0 बराबर 200 प्लस 15t और माइनस 5t स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन रही है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, 5 से भाग कर दो तो थोड़ी सी और सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। ये आ गया 5 चौको 20 40 प्लस 5 टी 15t माइनस टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को कोई अगर सॉल्व कर सकता है तो बताएं कितना आंसर आ रहा है, टी की वैल्यू क्या आ रही है। आप इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू 8 आएगी और एक नेगेटिव आएगी माइनस की 3। ठीक है, तो माइनस की जो भी आ जाए वो आएगी, तो पॉजिटिव वाली ले लेना, यानी 8 सेकंड तक ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, क्योंकि 8 सेकंड में ये क्या हो गया, पहला वाला पार्टिकल ये ग्राउंड पर आ गया। जब पहला ग्राउंड पर आ गया तो x1 तो क्या हो गया, इधर से देखो घटाने पर x1 तो क्या हो गया, 0 हो गया। x1 0 हो गया तो बचा क्या, अकेला x2 बचा। अब x2 बचा तो x2 की इक्वेशन क्या होती है, 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन t की पावर 2 आ रहा है, t की पावर 2 आ रहा है, मतलब कि ये इक्वेशन कैसी है, पैराबोलिक टाइप की है। तो अगला वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, देखो ये पैराबोला को शो कर भी रहा है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अच्छा, क्या 10 सेकंड तक ये वेरीफाई करेगा, 10 सेकंड तक पैराबोला होगा, यानी 10 सेकंड बाद दूसरा पार्टिकल भी जमीन पर आ जाना चाहिए। तो ये कैसे चेक करोगे, x2 को यहां पर आप 0 पुट कर दो, x2 बराबर 0 पुट करें, देखें कितने समय बाद होता है। तो 0 बराबर 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू 10 सेकंड आएगी,
यानी इससे वेरीफाई हो गया कि 10 सेकंड बाद दूसरा पार्टिकल भी जमीन पर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? बोलो बच्चों। थोड़ा सा सोचने वाला है, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया हो तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब क्लास खत्म हो जाए तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार धीमे धीमे जरा देख लेना, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिखना, मैं दोबारा और अच्छी तरीके से समझा दूंगा उस क्वेश्चन को, या क्लास में समझा दूंगा। आप कमेंट्स में लिखेंगे तभी ये बातें मुझे पता चलेंगी। तो मेरे ख्याल से ये वाला 26 समझ में आया। अब लास्ट 27, 28 दो क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको और देखें। 27 पर आए। अच्छा क्वेश्चन है 27। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स डायरेक्शन। स्पीड टाइम ग्राफ एक पार्टिकल के जो कि एक फिक्स दिशा में चल रहे हैं, इस चित्र के अनुसार ग्राफ बना हुआ है, और ये चाल समय ग्राफ बना है, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है। आपको t बराबर 0 से 10 सेकंड में, 0 से 10 सेकंड में और 2 से 6 सेकंड में दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस निकालनी, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है। और दूसरा पार्ट है, यानी देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन इसमें आएगा दूरी निकालने का, फिर इन्हीं दो में, इन्हीं ए और बी में कण की औसत चाल भी ज्ञात करनी है। मतलब ये क्वेश्चन हो गए 4, 27 में 4 क्वेश्चन फंसे हैं। देखो स्पीड टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जरा आप लोग कमेंट्स में लिखिए, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे स्पीड टाइम ग्राफ से। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, किसी को पता हो तो जल्दी से लिख के बताओ, जल्दी कमेंट्स में लिखो, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। बिल्कुल, स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो देता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का क्षेत्रफल डिस्टेंस के बराबर होता है। तो अब आ जाओ पहला सवाल, 0 से 10 सेकंड तक दूरी निकालनी है, तो 0 से 10 सेकंड का ये पूरा एरिया निकालना है। तो डिस्टेंस निकालें, दूरी निकालें, डिस्टेंस बराबर दूरी, और दूरी इसका एरिया। त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हो गई है 10 और ऊंचाई कितनी है 12, तो 2 से काट दो, 2 × 12 कितना आ गया 60। तो ये 60 मीटर दूरी आ गई पहले पार्ट की। पहले पार्ट में तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत जो है वो है सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट में 2 से 6 सेकंड के बीच दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको मुझे यहां चित्र को बड़ा करना चाहिए था, लेकिन अभी चूंकि मैं जूम नहीं कर पा रहा हूं इसको, तो आप लोग थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखेंगे। 2 सेकंड किधर होगा, ये 5 सेकंड है, यहां बीच में 2.5 सेकंड होगा, यहां कहीं 2 सेकंड रहा होगा, ये 2 सेकंड रहा होगा, 2 सेकंड यहां लिख दिए। 2 से कितने सेकंड की बात कर रहे हैं, 6 सेकंड की। तो 5 के बाद 1 सेकंड, यहां एक और जोड़ दो तो 6 हो जाते, 5 के 1 घटा दो तो ये 4 हो जाते, ठीक है, ठीक बात है। अब ये 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी ये कैसे निकालें, इसके लिए ऊपर एक लाइन खींचो ऐसी 2, और ये लाइन खींचो ये, तो ये वेलोसिटी है सपोज v1। अब ये v1 है कितना, ये कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा ज्योमेट्री का तरीका बता रहा हूं। 5 से ऊपर एक लाइन खींचो, 5 के ऊपर ये खींचो, इधर इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब देखना मैं यहां हाइलाइटर से इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और एक ट्राइंगल बन रहा है पूरा वाला, पूरा कंप्लीट, उसको मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूं, सपोज ब्लू कलर से बना देता हूं कंप्लीट। ये वाला ज्यादा डार्क हो गया, ये वाला, ये पूरा वाला, और एक वो छोटा वाला, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या आपस में सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है, तो सममिति लगाओ।
अरे क्या हो गया, पेन किधर गया, ये मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल की, ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा वाला ट्राइंगल सममित है ना, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री क्या कहती है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होता है, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशो इक्वल होता है। तो छोटे वाले ट्राइंगल की ये साइड किसके बराबर है, V1, ठीक है, V1 डिवाइड बाय बड़ी वाली साइड कितनी है, इसकी ये साइड, ये कितनी है इस ट्राइंगल की, यही करस्पॉन्डिंग साइड है 12, तो V1/12 बराबर, ये रेशो इसके बराबर होगा, नीचे कितना है 2, ये 2 है ना देखो, तो 2 डिवाइड बाय बड़ी साइड ये वाला 5, ये बात क्लियर हुआ। तो V1 इक्वल टू आ गया, कितना आ गया जल्दी से बोलो, V1 इक्वल टू, कौन निकाले बताओ कितना आ रहा है। आप सब कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 आपके कमेंट्स देख रहा हूं, 24/5 मीटर पर सेकंड, V1 आ गया। जरा बताओ ये सिमेट्री से V1 मैंने निकाला, ये बात समझ में आ गई, निकालना आ गई? अगर आ गई है तो फिर हम अब आगे देखते हैं। ये 6 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है वो भी निकालना है मुझे, 6 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है वो भी निकालना है। तो 6 सेकंड पर वेलोसिटी निकालने के लिए 6 सेकंड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये 6 सेकंड के ऊपर एक सीधी लाइन ले जाओ, ये ले गया सीधी लाइन, ये है, और इधर ऐसे मिला दिया, ये मिला दिया, तो ये होगी V2। अब ये V2 निकालना है, तो इसके लिए इधर तो कोई ट्राइंगल बना नहीं, तो 5 के सामने इधर 6 है, तो 6 के पहले 4 है, तो एक अगर आगे गए और एक अगर पहले गए, तो 4 पर अगर मैं मिलाऊं तो ये वहीं मिलेगा जहां पर ये था, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो चाहे 4 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लो या 6 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लो, एक ही बात है। अब 6 सेकंड, ये 4 सेकंड पर निकालनी है, तो फिर से एक ट्राइंगल का यूज करूंगा मैं। अब यहां चूंकि बड़ा नहीं कर पा रहा मैं इसको, अदरवाइज मैं आपको जूम करके समझाता। तो ये ट्राइंगल है, मेरे ख्याल से समझ तो आ ही रहा होगा, ये ट्राइंगल है, ठीक है, 4 सेकंड वाला, और थोड़ा साफ लिख देता हूं, ये 4 सेकंड वाला। इस ट्राइंगल में और एक बड़े ट्राइंगल में चलो, जैसे यहां चले थे हम, तो इस छोटे ट्राइंगल में जिनको थोड़ा सा ज्योमेट्री नहीं आती उनको दिक्कत आएगी, तो ये V2 मैंने लिख दिया, V2 डिवाइड बाय इस V2 के कॉरस्पॉन्डिंग बड़ी वाली साइड कौन सी है, बड़े ट्राइंगल में 12 वाली, तो V2/12 बराबर। अब टाइम पर आ जाओ, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, ये बेस 4, तो यहां 4 लिख देता हूं, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना है जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी से, अब आप तो बता सकते हो ना, 5 बिल्कुल सही है, मैं कमेंट्स देखता हूं आप बता नहीं रहे। तो इसका यूज करके जरा V2 बताओ कितना आ रहा है, V2 आ रहा है 48/5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ये V2 भी निकाल ली। अब सुनो ये क्या कहता है, 2 से 6 सेकंड के बीच में आपको दूरी निकालनी है, तो मतलब 2 से 6 सेकंड का बीच में जो एरिया है वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इन सबको मैं हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से अगर आपको ये लिखना हो तो। यस, इसको हटा दूं मैं, ये सारा मिटा देता हूं। चलो अब मुझे 2 से 6 सेकंड के बीच दूरी ज्ञात करनी है, तो 2 यहां रहा होगा ये वाला, और 6 यहां रहा होगा ये वाला, और यहां पर वेलोसिटी ये V2 है, यहां पर वेलोसिटी V1 है। मतलब 2 से 6 सेकंड के बीच में अगर आपको क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो ये वाला जो एरिया है 2 से 6 सेकंड के बीच घिरा हुआ एरिया है वो आपको निकालना पड़ेगा, ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ये एरिया कैसे फाइंड करें, ये एरिया, ये शेप क्या है, ये शेप क्या है, ये शेप है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम है ये,
तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया यानी समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2। 1/2। और इसमें दो हैं कि कितने समांतर चतुर्भुज हैं? 2 होंगे यार। देखो इसको यहां मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो बन ही नहीं रहा अभी। 5 के ऊपर मिलाना पड़ेगा। यहां ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज ये बन गया और दूसरा ये बन गया। इन दोनों को जोड़ दो। तगड़ा सवाल हो गया ये। पहले एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2। एरिया नंबर 1 क्या है? ये वाला एरिया नंबर 1, इसका क्षेत्रफल निकालो। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी समांतर भुजाओं का जोड़। तो ये V1 ये रहा, ठीक है, और V2 कौन सा रहा? ये वाला। V2 नहीं लेंगे, V1 प्लस ये 12, क्योंकि ये क्षेत्रफल चाहिए। ये भुजा ये रही और ये बड़ी वाली भुजा रही, ठीक है, ये बड़ी वाली भुजा मतलब 12 वाली भुजा। तो V1 प्लस 12/2 यानी 1/2 समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल। ये समांतर भुजाएं ये वाली और ये वाली, इनटू दोनों भुजाओं के बीच में लंबाई, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी 5 में से 2 घटा दो, ये आ जाएगी 3। तो ये रहा इनटू में 3, एरिया नंबर 1 आ गया। प्लस एरिया नंबर 2 इधर वाला जो पीछे है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी एक तो 12 है ये वाली, प्लस दूसरी साइड कितनी लंबाई की है? V2 लंबाई की है, तो V2 लिख दिया, इनटू दोनों के बीच में दूरी यानी 6 - 5 1। इसको V1 की वैल्यू डाल दो यहां से 24/5 यहां पर, और V2 की वैल्यू यहां से डाल दो 48/5 यहां पर, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है 36 मीटर ये निकलेगा। तो 36 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी केवल पहला पार्ट हुआ है, t = 0 से 10 सेकंड का और 2 से 6 सेकंड के बीच दूरी आ गई। दिमाग झंझना गया होगा आपका, है ना? तो ऐसी है एनसीईआरटी इसमें से, लेकिन आसान करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। ए और बी में दिए गए अंतरालों की अवधि में कण की औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड। तो पहले 0 से 10 सेकंड में एवरेज स्पीड निकालें। दूसरा पार्ट है इसका बी पार्ट, 0 से 10 सेकंड में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोलो कितनी डिस्टेंस कवर की हमने निकाली थी 0 से 10 सेकंड में? 60 मीटर डिस्टेंस कवर की थी। टाइम कितना लगा था? 10 सेकंड लगा था, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एवरेज स्पीड निकालना बड़ा आसान है। अब हमें निकालना 2 से 4 सेकंड में एवरेज स्पीड। ठीक है, तो वी एवरेज निकालना है। तो 2 से 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की? 36। तो ये हो गई 36 डिवाइड बाय कितना टाइम लिया? तो 6 में से 2 से 4 था कि 2 से 6 था? 2 से 6। 2 से 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी? 36 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना लगा? 6 से 2 घटा दो यानी 4। तो ये कितना आ गया? 36/4। सॉल्व करो जल्दी से। 9, ये आ गया हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड। ये स्क्वायर नहीं है, 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड पहली 6 आ गई, फिर 9 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है आपका 27। और अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं ना थोड़े टफ होते जाते हैं, तो थोड़े से हर क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन ठूंस के रखता है एनसीईआरटी, इसलिए थोड़े से समझाने में भी थोड़ा समय लेते हैं। ये समझने में तो लेते हैं, समझाने में भी समय लेते हैं। इसलिए आप अभी इसकी स्पीड पर ध्यान मत देना, अभी एक एक चीजों को समझिए, है ना? समझने पर ध्यान दो। स्पीड तो टेस्ट में बनेगी, क्योंकि टेस्ट में अगर ये 4-5 क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? और यही मेन एग्जाम में भी ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन बीच में से कहीं रख देंगे। लेकिन एनसीईआरटी वाले चाहते हैं कि सबसे पहले आप जितना समय दे सको एक एक क्वेश्चन को उतना समय दो। सोचो क्या स्थिति है, कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, क्या एरिया बनता है, कैसे निकालते हैं। इससे तो करने से आप देखोगे
बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में अपने आप चलने लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के लिए, और ये काइनेमेटिक्स का भी लास्ट क्वेश्चन है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन इज शोन इन फिगर। एक विमीय गति में किसी कण का वेग समय ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि 0 से t2 टाइम तक ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है, फिर ये ऐसा झुक गया। इसका मतलब ये लीनियर ग्राफ नहीं है। लीनियर ग्राफ नहीं है तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या शो करता है, बोलो। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ शो करता है एक्सेलरेशन, त्वरण शो करता है, एक्सेलरेशन शो करता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब आप बताना कि क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस और नो में आंसर दो। इस ग्राफ को देख करके आपको पता चल पा रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, यस और नो में आंसर दो। वीटी ग्राफ को देख करके आप बता पा रहे हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, जल्दी से बताओ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। अनुराग ये बताना है कि एक्सेलरेशन तो ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन बताता है, लेकिन वो कांस्टेंट है या नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, नो नो। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, नियत नहीं है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, टाइम वेरिंग है, वेरी कर रहा है। अरे क्या हो गया, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पर इसकी जो ढाल होगी, स्लोप होगी, वो बदल रही है। आप देखोगे यहां पर ढाल कम है, इसके बाद यहां और ज्यादा एंगल बन गया, फिर एंगल कम होता जा रहा है, फिर अप्रॉक्स 0 ही हो गया। तो टाइम एक्सिस के साथ इसका एंगल बदल रहा है, इसलिए स्लोप बदल रही है, इसलिए एक्सेलरेशन बदल रहा है। ये वेरिंग एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो हमने 4 इक्वेशन पढ़े थे, मेन तो 3 होते हैं, वो 3 इक्वेशन पढ़े थे, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। कौन से पढ़े थे आपने पढ़े थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने पढ़ा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इसका मतलब ये फार्मूले तो किसके लिए लगते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, यानी नियत त्वरण के लिए लगाए जाते हैं। ये सारे फार्मूले नियत त्वरण के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन यहां पर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये सारे फार्मूले इस ग्राफ के लिए फेल हो जाएंगे, ये सारे फार्मूले नहीं लगेंगे। और इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, इन 6 पॉइंट दिए हुए हैं आप देखोगे, और इन 6 पॉइंट में 6 सवाल हो गए, एक सवाल में 6 सवाल फंसे हुए हैं। तो ये 6 सवाल में जो 6 सूत्र लिखे हुए हैं, 6 फार्मूले लिखे हुए हैं, वो फार्मूले सही हैं या नहीं, या इस ग्राफ को देख करके उनको हम बना सकते हैं कि नहीं, या यहां अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये बताना है। तो कौन कौन से सही हैं ये पूछा है। तो पहले देखें जरा, पहला वाला xt2 बराबर xt1 प्लस vt1 t2 माइनस t1 प्लस हाफ ए t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से है ये वाला, कि इसको अगर इधर खींच लूं तो x2 माइनस x1 बन जाएगा, और सिंपल फॉर्म इसका हम बना सकते हैं एस u को उसने बोला है क्या, u को क्या बोल दिया है, v बोल दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह से s इक्वल टू यू टी बन गया, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन गया। तो क्या ये फॉर्मूला हम
यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला वाला सही है या नहीं, सही है या गलत बोलो। ऐसे आप अब आंसर ऐसे दो, फर्स्ट एक लिख के और मैं पूछ रहा हूं सही या गलत, तो आर लिख देना, आर का मतलब है राइट, और डब्ल्यू लिख देना रॉन्ग। ठीक है, तो बताओ जल्दी से पहला वाले का क्या आंसर दूं। पहले वाले का ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है x2 माइनस x1 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही ये दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला ये दिया हुआ है, बस t1 t2 के टर्म में दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, आप जल्दी से बता दें, राइट और रॉन्ग कर सकते हैं या नहीं, यस और नो बता दें। चलो फर्स्ट ऐसे यस लिख दें तो कर सकते हैं, एन लिख दें तो नहीं कर सकते। बोलो यहां यस और नो कर सकते हैं या नहीं, जल्दी से बोलो। किसी ने नो लिखा है, यहां पर बिल्कुल सही लिखा है। अगर नो आपने लिखा है तो इसका हम पहले वाले को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहला वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज होगा, और जबकि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। दूसरे वाले पर आ जाओ। दूसरा वाला किस टाइप का फॉर्मूला दिया है, दूसरा वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइप का है, v बराबर यू प्लस ए टी टाइप का है। तो ये फॉर्मूला भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लगेगा, तो इसका मतलब इसको भी हम यहां यूज नहीं कर सकते, नो। ठीक है, पहले का नो, दूसरे का भी नो, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइप का है, और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। थर्ड वाले का बताओ, बताओ जल्दी से थर्ड वाले का। v एवरेज बराबर xt2 माइनस xt1 अपॉन t2 माइनस t1। तो थर्ड वाले में अगर देखोगे, थर्ड वाले में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी xt2 माइनस xt1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें कहीं एक्सीलरेशन आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला थर्ड वाला तो कैसा है, सही है, यस। फोर्थ पर आ जाओ, एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है फोर्थ में, और ये फॉर्मूला भी सही है, एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो ये भी आपका सही है, तो ये यहां यूज कर सकते। लेकिन ये अगर लिया जाए पांचवा सोचो, x2 बराबर xt1 प्लस v एवरेज प्लस 1/2 a एवरेज, यानी ये फॉर्मूला पांचवे में ये कह रहा है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस a को वो कहता है कि ये a नहीं है, ये a एवरेज है। तो क्या इस फॉर्मूले में हम एवरेज लेते थे क्या, नहीं, यहां पर एवरेज एक्सीलरेशन नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये फॉर्मूला भी इसमें नहीं अप्लाई करेंगे, ये गलत है, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन नहीं लेते, वो यहां पर ए एक्सेलरेशन होता था जो कि कांस्टेंट होता था। यहां फॉर्मूला एवरेज नहीं होता, यहां फॉर्मूला कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है, जबकि यहां पर एवरेज लिखा हुआ है, इसलिए भी ये गलत है। अब आ जाओ छठवा, x2 माइनस x1, ध्यान से सुनिए, x2 माइनस x1 बराबर एरिया अंडर वीटी कर्व बाउंडेड बाय द टी एक्सेस एंड डॉटेड लाइन। अगर x2 माइनस x1 हमें दूरी या विस्थापन निकालना है, तो वो कहता है कि t1 t2 की ये डॉटेड लाइन है, इनके बीच का एरिया निकाल लो। तो ये सही है क्या, बिल्कुल सही है। जब हम विस्थापन या दूरी निकालते हैं तो एरिया सही तो निकालते हैं, तो ये वाला भी सही है, छठवा सही है। तो यही हो गए 6 पूरे के पूरे सही। ठीक है, 7वां तो दिया नहीं है। तो यहां पर फिर अब स्टार्ट, यहां पर ये खत्म हो गई बच्चों 28। ठीक है, अब इसमें ये कुछ और क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिए हैं, आप लोग करेंगे इन क्वेश्चंस को। ये देखो बहुत सारे मैंने और क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आप कहोगे कि ये लगभग मैंने 37 लिए हैं, लेकिन ये 37 ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल के आप करेंगे, 28 तक ये अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल हो गए, अनसॉल्व्ड हो गए, वो मैंने सॉल्व कर दिए। अब आप ये क्वेश्चंस जो हैं, जैसे ये वाला जो 3.2 का है, आपको मैं लिख देता हूं, ये 3.2 का या 3.3 का है, 3 ऐसे देख लेंगे आप।
ये 3.1 है, आप ये एनसीईआरटी में ढूंढ लेना, 3.1 कर लेना, ये वाला 3.2 है, इसको कर लेना सॉल्व एग्जाम्पल में से, ये 3.3 मिलेगा, ये वाला 3.4 मिलेगा, ये फिर 3.5 मिलेगा, और ये वाला 3.6 मिलेगा, और ये 3 यहाँ कहीं 7 मिलेगा, और यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है 3.8 वाला, ये इसको जरूर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन टाइम को पढ़िएगा, रिएक्शन टाइम क्या होता है इसको जरूर पढ़िएगा, ये मैंने पूरा लिखा भी हुआ है। कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जैसे हम त्वरित कार्रवाई यानी तुरंत हम रिएक्शन देते हैं, लेकिन तुरंत रिएक्शन देने में हमें कुछ समय लग जाता है, इसी को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। जैसे मान लीजिए आप चले जा रहे हैं कहीं पर और अचानक से कहीं पर आप सामने जा रहे हैं और अचानक कार जो है आपकी तरफ आती हुई ठीक टकराने ही वाली है, ठीक टकराने ही वाली है, तो आप ब्रेक लगाएंगे, तो ब्रेक लगाएंगे आप स्वयं, तो आप देख तो रहे हैं कि सामने से कार आ रही है, लेकिन आपने कितनी जल्दी ब्रेक लगाया, तो इसका मतलब है आपका रिएक्शन टाइम कम है, और अच्छे व्यक्ति का रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए। और रिएक्शन टाइम ज्यादा हो तो क्या होगा, पता चला टकरा गई, उसके बाद आप ब्रेक लगा रहे हैं तो टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो ये रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है। या आप चले जा रहे हैं, अचानक सामने से कोई बच्चा आ गया गाड़ी के सामने और अचानक आप ब्रेक लगाएं, तो आपने देखा कि बच्चा आ गया और तुरंत ब्रेक लगाया, तो जितनी जल्दी ब्रेक लगा दिए, ठीक है, वो रिएक्शन टाइम होता है। या आप सोचने लगे कि यार आए लगाएं कि नहीं लगाएं, कब लगाएं ब्रेक, तो पता चला 4-6 सेकंड आपने इसी में बिता दिए, तब तक तो उसके ऊपर चढ़ा दोगे आप गाड़ी, तो रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप थ्योरी थोड़ी सी, तो एक एक शब्द पढ़ना है आपको, घर पे ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 3.8 पढ़ लेना, और ये लास्ट क्वेश्चन है 3.9 जो कि रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड है। तो मैंने 9 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं जो कि एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, इनमें से कई क्वेश्चंस, कई सिमिलर क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवा चुका हूं, आप इनको घर पे जरूर करिए। नहीं कोई समझ में आए तो आप क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं फिर से आपको अगली क्लास में एक क्लास इसकी फिर से बना दूंगा, ठीक है ना। फिर से हम लाइव क्लास एक क्लास इसकी ले लेंगे 9 क्वेश्चन की। मैंने ये सारे देखो आपके लिए स्लाइड बना के रखी हैं, लेकिन मैंने ये जानबूझकर आपके लिए छोड़ा है क्योंकि कुछ तो आप भी तो करो, ठीक है ना। तो ये करिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले टर्न पर मंडे को सुबह